भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रज्ञान सर का प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी बेहतरीन, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हिंदी साहित्य के राजभाषा और लिपि से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर करने वाले हम लोग अध्ययन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिपियों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसका आपको जवाब बताना है और सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना होगा कि लिपियों का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि खरोष्ठी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? खरोष्ठी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 37 मानी गई है। विकल्प बी सही जवाब। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि के 11 वर्ण मूलतः किस लिपि से लिए गए हैं? और तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी अरमाइक लिपि को चुना, तो सही उत्तर के साथ है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि अशोक कालीन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख किस लिपि में अंकित हैं? राइट आंसर चौथे प्रश्न का आपने खरोष्ठ लिपि विकल्प बी का चयन किया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि खरोष्ठ लिपि के लेखन की दिशा क्या थी? खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर दाएं से बाएं अगर सेलेक्ट किया है, दाहिने से बाएं और विकल्प बी राइट आंसर है। फटाफट प्रश्नों को करिए। प्रश्न संख्या 6 है कि डॉक्टर प्रजिलुस्की के अनुसार खरोष्ठी शब्द की उत्पत्ति का क्या आधार है? और छठवें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपने विकल्प बी यह लिपि प्रारंभ में गधे की खाल यानी खर पृष्ठी पर लिखी जाती थी, इसलिए इसे खरोष्ठी कहा गया। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। मिस्र से हिंदुस्तान तक कभी यह फैली हुई लिपि थी साथियों। खरोष्ठी लिपि को किस साम्राज्य की राजलिपि से विकसित माना जाता है? सातवें प्रश्न का सही जवाब हखमानी साम्राज्य, विकल्प बी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सी संभावना व्यक्त की जाती है? तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण, ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण, वेद या ब्रह्म की संरक्षिका होने के कारण, ये सारी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपका है कि भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास किस लिपि से माना है? नौवें प्रश्न का सही उत्तर आपने सिंधु घाटी लिपि, विकल्प बी सही जवाब है। सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो उद्भव होता है हड़प्पा सिंधु घाटी की हड़प्पा संस्कृति से। विकल्प बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10। दसवां प्रश्न आपका है कि गुप्त लिपि के दक्षिणी रूप से किस लिपि का विकास हुआ 8वीं सदी में हुआ, जिसे सिद्ध मातृका भी कहा गया? 10वें प्रश्न का सही जवाब कुटिला लिपि आएगा, विकल्प ए राइट आंसर। लिपि के विकास क्रम को अगर हम लोग देखें तो आपकी ब्राह्मी
ब्राह्मी से शुंग लिपि का विकास होता है, शुंग लिपि, और शुंग लिपि से कुषाण लिपि, कुषाण लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिला या सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका से विकास होता है देवनागरी लिपि का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास का सही अनुक्रम, अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 11वां प्रश्न आपका, ब्राह्मी लिपि, शुंग लिपि, कुषाण लिपि, गुप्त लिपि, कुटिला या सिद्ध मातृका, इसके बाद देवनागरी, डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? 12वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प से नंदी नागरी, सी विकल्प सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम प्रथम शिलालेख प्रमाण किस राज्य में मिलता है? और 13वें प्रश्न का सही जवाब देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम प्रथम शिलालेखी प्रमाण किस राज्य में मिलता है? 13वें प्रश्न का सही जवाब गुजरात को चुना आपने, तो बी विकल्प सही जवाब है। साथियों, पाठचर्या में हम लोग सीधे सीधे पाठचर्या से ही जुड़ते हैं, अनावश्यक कोई बात नहीं होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका मूड बोर होता है या पाठचर्या में मजा नहीं आती है, तो हम आपसे बातें भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने कीमती समय को लेकर के हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जितनी देर जुड़े उतनी देर पाठचर्या से जुड़े और आप लाभान्वित हों। 14वां प्रश्न है कि गुजरात के किस राजा ने 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि में अपने हस्ताक्षर स्वहस्तोमम जय भट्टस्य किया था? तो आप इसी से याद रखेंगे। 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा? राजा जय भट्ट, ये लिखा है ना, तो हस्तोमम जय भट्टस्य, राजा जय भट्ट विकल्प ये सही जवाब। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का प्राचीन उदाहरण 898 ईस्वी में कन्नौज के किस प्रतिहार वंशी राजा के दान पात्र में मिलता है? और 15वें प्रश्न का सही जवाब महेंद्र पाल, विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामंगढ़ शिलालेख किस शताब्दी से संबंधित है? 16वें प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामंगढ़ शिलालेख किस शताब्दी से संबंधित है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब पड़ेगा। 17वां प्रश्न है कि पंडित आर्य श्याम शास्त्री के अनुसार देवनागरी नाम पढ़ने का कारण क्या था? और 17वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को चुना आपने, देवताओं की पूजा में प्रयुक्त सांकेतिक यंत्रों देवनागरी के चिन्हों के आधार पर, विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 18 है कि किस विद्वान के मतानुसार पाटलिपुत्र को नगर या चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहे जाने के कारण लिपि का नाम देवनागरी पड़ा?
और प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब डॉक्टर राजबली पांडे को चुना आपने। ये बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका है कि देवनागरी लिपि में कुल कितनी स्वर और व्यंजन ध्वनियां हैं? 19वें प्रश्न का सही जवाब 11 स्वर और 35 व्यंजन। विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। 20वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब तो हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, यानी विकल्प सी। ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला का क्रम किस प्रकार का है? 21वां प्रश्न, जवाब में आपने वैज्ञानिक सेलेक्ट किया है, उच्चारण, स्थान व प्रयत्न के अनुसार विकल्प भी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है कि वर्ग के पांचों वर्णों में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण उच्चारण प्रयत्न के अनुसार क्या कहलाते हैं? उन्हें महाप्राण कहा जाता है, विकल्प भी सही जवाब। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवनागरी लिपि का एक दोष माना जाता है? तो त्वरित गति से लिखने में कठिनाई, बार बार कलम को उठाना पड़ता है, ये इसका दोष है। अगला प्रश्न, 1904 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्र के माध्यम से लिपि सुधार का श्री गणेश किया? 24वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए केसरी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 25 है कि 1904 ईस्वी से 1926 के दौरान तिलक द्वारा तैयार किए गए 190 टाइप फांटों को क्या कहा जाता है? तो 25वें प्रश्न का सही जवाब तिलक टाइप, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने देवनागरी लिपि में सुधार हेतु क्या सुझाव दिया? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना, अ की 12 खड़ी का, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किसने दिया? 27वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर श्याम सुंदर दास को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प। 28वां प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन सेवक ने काका कालेलकर द्वारा सुझाई गई किस व्यवस्था का प्रयोग किया था? और प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब अ की 12 खड़ी, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि प्रचलित करने का सुझाव दिया था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? और 30वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य नरेंद्र देव। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। आचार्य नरेंद्र देव याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि आचार्य नरेंद्र देव समिति ने निम्नलिखित में से किस सुझाव को अस्वीकार या अमान्य घोषित किया था? अ की 12 खड़ी को भ्रम पूर्ण मानना, अवग्रह लगाकर महाप्राण बनाने के सुझाव को अनुचित मानना। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर
दोनों है, यह भी है, यह भी है, यानी विकल्प सी इसका जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32। 1953 ईस्वी में नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु बुलाई गई सर्वदलीय अंतरराज्यीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? और 32वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विकल्प ए को तो राइट। प्रश्न संख्या 33 है कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम किसने दिया है? देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम किसने दिया है? और 33वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, विनोबा भावे को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34 की बाल गंगाधर तिलक ने नागरी लिपि को किसकी संज्ञा दी थी? और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में भूदान यज्ञ पत्रिका का योगदान रहा, इसके संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आचार्य विनोबा भावे। विकल्प ए राइट आंसर। और देवनागर पत्र का संपादन मेरठ से किसके द्वारा किया जाता था? 36वें प्रश्न का राइट आंसर शारदा चरण मिश्र। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नागरी लिपि परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? और 37वें प्रश्न का सही उत्तर आपने 1975 ईस्वी चुना। विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 38 है कि संविधान सभा ने किस तिथि को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी? और जवाब में 14 सितंबर 1949। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब 120 को चुना आपने, अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है कि राज्य के विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब अनुच्छेद 210। विकल्प बी। अगला अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किया गया है? 41वें प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 343 को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि राजभाषा आयोग 1955 का गठन किस अनुच्छेद के तहत और किसकी अध्यक्षता में हुआ? और 42वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए को चुना, बीजी खेत अनुच्छेद 344 को तो राइट आंसर है आपका। बाल गंगाधर खेर ने जो है अगला प्रश्न 1957 ईस्वी में गठित संसदीय राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 350 को में विकल्प ए राइट आंसर। आगे अनुच्छेद 351 में क्या निर्देश दिए गए हैं? हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का निर्देश है। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं? 46वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, 22 तो राइट आंसर है। पहले 18 थी, बाद में जो है जोड़ी गई है भाषाएं, इसमें वर्तमान में 22 हो गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद ने निम्नलिखित संसद में हिंदी को
राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए किसने प्रस्ताव रखा था? 1963 ईस्वी में भारतीय संसद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किसने रखा था? 47वें प्रश्न का सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है विकल्प बी। और अगला प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो 48वें प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प ए राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि काशी नागरिकचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापकों में कौन कौन शामिल थे? 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा के मानकीकरण से तात्पर्य क्या है? सही जवाब इसका विकल्प ए को चुन लिया आपने कि भाषा का वह रूप जो शिक्षित वर्ग द्वारा शुद्ध माना जाए और संचार तथा सरकारी काज में स्वीकृत हो, विकल्प ए राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विश बेस्ट अपना चैनल।